क्लास 11th में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या होता है? अब क्योंकि आज तक आपने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, आप 10th क्लास में मैथ्स पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होती हैं। अब क्योंकि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पहली बार होता है, तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि अकाउंटेंसी एज ए मैथ, जबकि अकाउंटेंसी मैथ नहीं है। मैथ के अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं छोटी छोटी सी। जैसे सपोज कीजिए आप मैथ के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, और आपके पास आप कह देते हैं कि इसकी अमाउंट ये निकल के आई। कोई भी आप बिल लेकर आए, उस बिल के अंदर आपने कोई भी 4 चेयर ली, और एक चेयर 1,000 रुपए से थी, और आपकी चेयरों की जो कीमत हो गई वो कितने की हो गई, 4,000। तो आपका मैथ जो होता है वो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बताता है कि 4,000 रुपए की ये चीज बैठी। मैथ का वर्क यहाँ खत्म हो जाता है। जबकि अकाउंटेंसी का वर्क क्या होता है, अकाउंटेंसी आपको बताता है ये कितनी चीजें थी, कितने रुपए से थी, आपने किस कंपनी से ली। सपोज कीजिए आपने एक्स वाई जेड से परचेज करी, तो उस एक्स वाई जेड कंपनी का नाम क्या है, किस डेट में आपने ली, आपकी डेट जो थी, आपने किस डेट में इस चीज को परचेज करा, कहां से परचेज करा, उसका एड्रेस आपके पास क्या होगा, एड्रेस के साथ साथ आपने जो चीज ली है उसका बिल नंबर क्या होगा, बिल नंबर के साथ साथ आपने कितनी कितनी क्वांटिटी की कौन कौन सी चीजें ली है। सपोज कीजिए आपने 4 पीस लिए हैं, तो ये 4 पीस क्या है, इनके नाम क्या है। अब ये चीजें जो है वो पीसीज में है, दर्जन के अंदर है, या फिर कोई और क्वांटिटी के अंदर है। तो इन सभी बातों के जो सवालों के जवाब दिए जाते हैं वो अकाउंटेंसी में होते हैं। यानी अकाउंटेंसी का वर्क क्या हो गया, सभी चीजों के रिकॉर्ड्स अपने पास रखने। केवल अमाउंट अमाउंट नहीं, मैथ के अंदर आपका काम खत्म हो जाता है, आप 4,000 अमाउंट लिख देते हो, जबकि अकाउंटेंसी आपको इन सभी चीजों के जवाब देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, जहां पर हम पॉइंटों तक की कैलकुलेशन लेते हैं, जबकि अकाउंटेंसी जो है पॉइंटों बेस पर नहीं है, यानी केवल मल्टीप्लाई, डिवाइड या फ्रैक्शंस वगैरह से रिलेटिव नहीं होता। ये आपको उन सभी चीजों के जवाब देता है जो जो चीज आपको जरूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको एक कहा कि अभी मैं एक जो है पेन खरीद के लाया हूं, इस पेन की कीमत 10,000 रुपए की है, 50,000 की है, 20,000 की, और सारी मिलाकर मेरे जो पेन है वो 1,000 है। इन चीजों में आपको इन सब चीजों के सवाल जो मिलेंगे, यानी किस डेट में लिया, किस कंपनी से लिया, उसका एड्रेस क्या है, बिल नंबर क्या है, कितनी कितनी चीजें, इस सारी चीजों के जवाब अकाउंट देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंट जो है वो क्या है, वो रिकॉर्डिंग से रिलेटिव। तो देखते हैं अकाउंट क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लेते हैं कि अकाउंटेंसी के फादर कौन है। जी हाँ, जैसे आपने पढ़ा मैथ, मैथ कौन, मैथ के आपके समझ में आता फौरन आर्यभट्ट। इसी तरह हर चीज के अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह हमारे अकाउंटेंसी में फादर ऑफ अकाउंटिंग कैसे कहते हैं, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग जो कहलाते हैं, जिनका हमारे अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा योगदान है, वो लूसा पैकियोली। इनको जो बॉर्न जो है वो 1447 में हुए, और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 1517 के अंदर। पैदा जो हुए थे वो इटालियन के मैथमेटिशियन थे, और हम फ्रांस के कौन थे, दार्शनिक, बहुत ज्ञाता इंसान थे। इनका योगदान अकाउंटेंसी में बहुत है। इसके बारे के अंदर आप गूगल से इसे पढ़िए, और क्वेश्चन में याद रखिए कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी है क्या। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे अकाउंट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है। आप जो पढ़ेंगे अकाउंट्स के अंदर ब्रांचेस कितनी है, हमारे पास फिलहाल 3 ब्रांचेस हैं। जैसे आप 12th के आगे जाते हैं तो ब्रांचेस में इंक्रीजिंग हो जाती है, यानी आप यहाँ पर कुछ कब पढ़ रहे हैं, 11th में, 12th में आते हैं थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 12th से बस आगे जाते हैं तो नीचे थोड़ी और फैल जाती है। स्टार्टिंग यहीं से है। तो हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। हमारी जो पहली ब्रांचेज है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप अपनी बुक देखेंगे उठा के, तो आपके बुक पर लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर अकाउंटेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हैं। क्या चीज अकाउंटेंसी में इस्तेमाल होगी, कौन कौन सी बातें होंगी, यानी जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी की सारी नॉलेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगी। देन इसके बाद जो हमारा आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि अगर आप कोई भी चीज बनाते हो, सपोज कीजिए आपने कोई पेन बनाया, तो इस पेन के ऊपर कितने रुपए की कॉस्ट बैठी, आपको लेबर वगैरह का चार्जेस लगाने के बाद वो कितने रुपए की बैठेगी, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में मैनेजमेंट अकाउंट। अब मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि आप ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो अपने माल को बेचने के लिए करेंगे। यानी सबसे पहले आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, नॉलेज। आप यहाँ अकाउंटेंसी की नॉलेज लेंगे। अकाउंटेंसी की नॉलेज लगाने के बाद आप उस माल की कॉस्ट वगैरह निकालेंगे। जब आपकी कॉस्ट वगैरह निकल जाएगी तो आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अच्छा बेच सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अपने बिजनेस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, सपोज कीजिए मेरी बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो रहा है,
या मेरी बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है और मैं चाहता हूँ इससे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो मैं ऐसे कौन कौन सी बातें इसमें लिखूं? जैसे आपने देखा है टीवी के अंदर ऐड आता है, कोलगेट के अंदर चाकू भी है, थोड़े दिन बाद पढ़ते तो ऐड आता है इसके अंदर नींबू भी है, थोड़े दिन बाद पढ़ते तो आता इसमें नमक भी है। तो आपने देखा हर बार ऐड में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट जो होता है वो नई नई पॉलिसी में आता है, जिससे उसकी सेहत हर बार क्या हो जाए, इंक्रीज। आदमी को बार बार वो चीज ना दिखे। तो ये सारी बातें हम आफ्टर 12th पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 11th क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेफिनेशन लेते हैं, हमारी जो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से किस तरह से है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं अकाउंटेंसी है क्या चीज, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हम करने वाले क्या है। अभी तक आपने अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड पढ़ा क्या होता है, अब डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए अकाउंटिंग है क्या चीज। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कहता अकाउंटेंसी जो है वो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। अब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर हम जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी रिकॉर्डों को लेते हैं। यानी आप अकाउंटेंसी बिना किसी भी रिकॉर्ड के, बिना किसी भी एविडेंस के नहीं कर सकते। अब एविडेंस से मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग से मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग से मतलब है, सपोज कीजिए आप एक मोबाइल परचेज करके लाए और मोबाइल लाने के बाद दूसरा आदमी आपका कहता है कि ये तो मोबाइल तो मेरा है, तो आपके पास क्या एविडेंस है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोबाइल आपका है? जी हाँ, आप सबसे पहले कहेंगे कि जी मेरे पास इसका क्या है, बिल, मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास इसका एविडेंस है, तो ये मोबाइल मेरा है। इसी तरह अकाउंटेंसी कहता है कि आप जब भी कोई काम करें आपके पास इस चीज की क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग। आपके पास उसका बिल होना चाहिए कि आपने ये चीज नकद में ली है या उधार ली है, और ये चीज आपकी है या नहीं है। तो सबसे पहला मेन काम है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपके पास रिकॉर्ड है तो अकाउंटेंसी है, नहीं है तो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तथा एंड क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या? क्लासिफाइंग का मतलब है अलग अलग कैटेगरी में बांट देना। आप इंडिविजुअल अकाउंटों में बांट देते हैं, अगर वो कैश की ट्रांजेक्शन है तो कैश में, क्रेडिट की है तो क्रेडिट में, अब क्रेडिट में है तो परचेज की है या सेल की है, ये किस किस आदमी से आपने लिए, उन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स क्लासिफिकेशन कहलाता है। देन उसके बाद आता है एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब हो गया कि जब हम सारे के सारे अकाउंटों को ले लेते हैं, सभी अकाउंटों को करने के बाद हमारा जो निचोड़ निकल के आता है, यानी उसकी जो समरी होती है उसको हम बोलते हैं समराइज। इस समरी से हमें पता चलता है हमारा रिजल्ट कि अकाउंटेंसी में प्रॉफिट हो रहा है या अकाउंटेंसी में लॉस हो रहा है। समराइजिंग से मतलब आप सभी डाटा को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और तभी आपको पता चलता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। किसके थ्रू? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू। कहता इनसिग्निफिकेंट मैनर्स, ये सारे की सारी बातें किसमें होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ये सारी की सारी बातें या तो रुपीज में हो या फिर किसमें होनी चाहिए, डॉलर्स में, या जो भी करेंसी हो उस चीज में होनी चाहिए। ये नहीं हो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी में हो। आपको ये सारी बातें टर्म्स ऑफ मनी में रखनी होंगी। आपकी अगर ये टर्म्स ऑफ मनी में है तो वो अकाउंटिंग का वर्क करेगी, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। यानी इसके बाद करते हैं कि पार्ट एटलाइज ऑफ द फाइनेंशियल करेक्टर्स। और ये सारी की सारी बातें, ये सारे पार्ट जो है क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटिव। और फाइनेंशियल करेक्टर से मतलब होता है बिजनेस से रिलेटिव। जी हाँ, बिजनेस, यानी अगर वो ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस से रिलेटिव है तो आप उस ट्रांजेक्शन को लेंगे, अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटिव नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। तो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मेरी एक शॉप है, मैं अपनी शॉप नीचे करता हूँ और मेरा मकान ऊपर है, बिजली आती है, बिजली का बिल मेरा दुकान का भी आता है और बिजली का बिल मेरे घर का जाता है। मेरे घर का जो बिल है, मेरा जो हाउस का बिल था वो 800 रुपए का आ गया, और मेरी जो शॉप थी उसका बिल कितने का आ गया, 600 रुपए का। अब क्योंकि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूँ, किस चीज के, अपनी शॉप के, तो मैं बिल कौन सा लूंगा, घर का लूंगा या अपनी शॉप का बिल लूंगा? तो इन दोनों में से जो बिल मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखना है वो फाइनेंशियल करेक्टर का। तो फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजेक्शन कौन सी हो गई, शॉप की, क्योंकि मुझे सारे डाटा किसकी चीज के चाहिए, शॉप के। सारे शॉप के बिल, सारे शॉप के एक्सपेंसेस, सारी शॉप की इनकम, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो कहते हैं अकाउंटेंसी में जितनी भी चीजें होंगी वो किसकी होनी चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर। और इन सभी के कुछ ना कुछ क्या निकलने चाहिए, रिजल्ट। आपने सारी बातें कर ली, आपके पास बिल है, आपने बिल के थ्रू देखना कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, आपने समराइजिंग कर लिया, आपने रुपए पैसे में लेन देन कर लिया, फाइनेंशियल करेक्टर की सारी सारी चीजें लेंगी, लेकिन इनके कुछ ना कुछ क्या निकलने चाहिए, रिजल्ट। अब वो रिजल्ट क्या होते हैं, या तो होना चाहिए क्या चीज, प्रॉफिट उसके अंदर, या फिर आपको क्या होना चाहिए, लॉस। अगर आपका कोई काम प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं होता तो आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो काम जो आपने पैसे कमाने के पर्पज से करा है और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और ऐसे काम जो हम ना तो प्रॉफिट के लिए करते हैं ना हम लॉस के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो ये चीज किस में होनी चाहिए, उनके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसी डेफिनेशन के बेस पर हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक इस बार है अकाउंटिंग साइकिल। अब ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल से मतलब होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। आप अकाउंटिंग में वो कौन कौन सी बातें हैं जो करते हैं। तो सबसे मेन काम आपका है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हमारा काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटिव होती है। जैसे आप बिजनेस के लिए कोई परचेज करते हो, बिजनेस के लिए कोई सेल करते हो, बिजनेस से रिलेटिव आप कोई एक्सपेंसेस करते हो, किसी आदमी को पैसे देते हो, किसी से पैसे लेते हो, कौन से? जो केवल आपके बिजनेस से रिलेटिव हो, जिस चीज का आपका कारोबार है, हम उन चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब जब आप सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आपका मेन काम होता है इनके रिकॉर्ड्स बनाना। अब रिकॉर्ड्स का मतलब है कि आपके पास उन सबके बिल होने चाहिए, सभी के एविडेंस होने चाहिए। जब आपके पास सारे एविडेंस होते हैं, सारे बिल होते हैं, तो आप उन चीजों को कर सकते हो। अब ये एविडेंस, ये रिकॉर्ड जो होते हैं वो किस किस चीजों में होते हैं, देखिए साहब। सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहले कैश का रिकॉर्ड है, तो आप उस चीज को कैश बुक में लिखते हो। जी हाँ, यहाँ पर हम अलग अलग बुकों में काम करते हैं। अगर कोई कैश का काम होता है तो सारे के सारे कैश के रिकॉर्ड कैश बुक में लिखे जाते हैं। हमारी पहली बुक जो होती है उसका नाम क्या होता है? कैश बुक। आप जितने भी कैश के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैश बुक में लिखते हैं। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, या किसी भी पर्पज से आप कैश ले रहे हो या कैश दे रहे होते हो। देन उसके बाद सेकंड हमारी जो बुक होती है उसका नाम होता है परचेज बुक। जितनी भी उधार की ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी हम उधार की कोई भी परचेज करते हैं, अगर हम एक आदमी से करते हैं तो एक आदमी में, दो है तो दो, तीन है तो तीन, सभी की प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आप सभी के उधार के डाटा जितने भी परचेज के होते हैं, परचेज से मतलब है आपका जो कारोबार है उससे जितनी भी आप परचेज करते हो सारी चीजें परचेज बुक में लिखते हैं। देन इसके बाद आता नंबर तीन, तीसरी बुक। जो तीसरी बुक होती है वो वाली सेल बुक। सेल बुक के अंदर जितना भी आप माल बेच रहे होते हो उन सभी के सेल्स के डाटा, उधार वाले, उधार के सेल के डाटा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज बुक में, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल बुक में, अगर आप कोई काम नकद में कर रहे हो तो कैश बुक के अंदर। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के कॉलम आते हैं, जिसे हम डबल कॉलम की कैश बुक बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कारोबार में जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक अलग अलग सेपरेट बुक रखते हैं। कैश के लिए कैश की बुक, परचेज के लिए परचेज की बुक, सेल के लिए सेल की बुक। तो जितनी भी बुक हम यहाँ पढ़ रहे हैं इन सभी बुकों पर एक एक चैप्टर है आपका। आने वाले टाइम में जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टरों में, तो परचेज बुक का अलग चैप्टर होगा, कैश बुक का अलग चैप्टर होगा। सभी बुकों के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप इनमें एंट्रियां करोगे। तो फिलहाल लेते हैं पहली बुक का नाम कैश बुक, दूसरी बुक का नाम परचेज बुक, तीसरी बुक जो है उसका नाम क्या है? सेल बुक, और चौथी जो बुक जो है हमारी वो क्या नाम है? परचेज रिटर्न। जी हाँ, अगर कोई आपने माल खरीदा था और वो माल गलती से वापसी चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माल परचेज करा, वो कोई डिफेक्टेड आ गया, एक्स्ट्रा माल आ गया, कोई और बात आ गई, तो आप माल को क्या करोगे? वापसी कर दोगे। तो जो माल आपने वापसी करा होगा आप उसे लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। ये आपकी फोर बुक हो जाती है। देन इसी तरह से जब आप कोई सेल करते हो तो हो सकता है आपने किसी आदमी को माल बेचा, गलती से वो माल खराब चला गया या फिर अलग क्वांटिटी का चला गया, कोई और बात हो गई, तो आपका जो सेल का माल था वो वापसी आपके पास लौट कर आ जाता है। तो हम इस माल को लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। ये हमारी फिफ्थ बुक होती है जिसका नाम होता है सेल रिटर्न। जिस तरह परचेज की बुक, परचेज का माल वापसी गया परचेज रिटर्न, इसी तरह सेल, सेल का माल गया सेल्स रिटर्न बुक में। और सबसे लास्ट में हमारी कौन सी होती है? वो जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हम उन सब उधार की चीजों को लिखते हैं, जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस करा उधार में, आपने कोई एसेट्स वगैरह परचेज करी, यानी वो चीजें जो रह गई होती हैं, जो सारी चीजें बचती हैं, आप उसे जर्नल प्रॉपर में लिखते हो। इसके अलावा हमारी दो बुकें और होती हैं जो इस बार के सिलेबस में आपके में नहीं है, जिसका नाम होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल बुक, और एक होता है ट्रेड पेबल बुक। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल जो होती है वो कंडीशन पर होती है। अगर आप किसी से कोई माल परचेज करते हो या किसी को कोई माल बेचते हो और एक कंडीशन पे तय करते हो कि अभी आपका माल एक महीने के बाद आएगा पैसा, या आपके माल का पैसा 2 महीने के बाद आएगा, तो वो टर्म्स ऑफ कंडीशन उस बुक में लिखी होती है, जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से लेते हैं। तो क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हमारे पास से हट गया है, तो वो दोनों बुकें इसमें से हट गई हैं। फिलहाल आपके लिए जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल्स रिटर्न, और सबसे लास्ट में जर्नल प्रॉपर। जब आप सारे के सारे अपने रिकॉर्ड्स इन बुकों में लिख लेते हो, जो आपकी 1 से लेकर 5 तक की बुकें थी, तो इसके बाद आप जो काम करते हो वो करते हो किस चीज का? क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप सारे के सारे काम लिख लेते हो तो सभी के अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हो। इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर अकाउंट। यानी सपोज कीजिए मैंने परचेज 5 आदमियों से करी,
तो मैं पांचों के अलग अलग अकाउंट्स बनाता हूँ। ए का अकाउंट्स अलग, बी अकाउंट्स का अलग, सी का अलग, डी का अलग, सबका अलग, यानी सभी अमाउंटों के आदमियों के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उनकी सारी डिटेल उसमें दिखाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजर। हम सारी लेजर की पोस्टिंग इसमें करते हैं। जब आपके क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है, तो आप इसके थ्रू क्या कर देते हो, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब जैसा अभी हमने दिखा कि समराइजिंग का मतलब होता है एक चैप्टर समरी बनाना। आप अपना जितना भी कारोबार होता है, जितनी भी परचेज सेल पूरे साल की होती है, उन सभी का टोटल कर लेते हो, सम कर लेते हो, और उन सभी के समों के थ्रू आप ये देखते हो कि आपकी फर्म के अंदर कितने रुपए की परचेज या सेल हुई, कितने रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक आया, इससे आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ या क्या हो गया, लॉस। आप देखते हो समराइजिंग के थ्रू जो सारे डाटा आते हैं, उसमें कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है, और आपके पास पूरे के पूरे साल में जो चीज बचती है, उससे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। आपने पूरे साल कारोबार करा, परचेज भी हुई, सेल भी हुई, खर्चे भी हुए, सारे साल के अंदर आपको प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ। अब प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज आपकी निकल के आई, तो सारा काम खत्म होने के बाद जब साल का एंड हुआ, साल के एंड में आपके पास क्या बचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ स्टॉक बच गया, आपके पास एक गाड़ी वगैरह है वो है, आपके पास कितना रुपया पैसा बचा, कितना कैश है, कितना बैंक है, तो ये सारी बातें बैलेंस शीट में आती हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस मीन्स आपके पास बचा हुआ लास्ट के अंत में, यानी कि साल के लास्ट में जो चीज आपके पास बचती है उसे हम बैलेंस शीट की चीजों में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी क्या चीज आती है साहब, समराइजिंग के बाद आपका अगला जो काम होता है वो किसका होता है, एनालिसिस का करना। यानी कि जब आपका प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाता है, तो आप प्रॉफिट या लॉस के अंदर क्या देखते हो कि मेरा कारोबार अगर अच्छा चल रहा है तो मैं बिजनेस को आगे लेके चलूं, और अगर मेरा कारोबार क्या हो जाता है, हल्का है, तो मैं बिजनेस को चेंज करूं या इसे बंद कर दूं। आप एनालिसिस करते हो, और ये एनालिसिस जो होती है वो किसके काम आ जाती है, यूजर्स के, जो उसे क्या करते हैं, यूज। और वो यूज जो करते हैं वो कौन होते हैं, ओनर, या फिर कौन होते हैं, मैनेजमेंट। इनका काम होता है अपनी फर्म के अंदर ये देखना कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और हम उसे किस स्टेज तक ले जा सकते हैं। अगर वो डाउन है तो हम उसे अप कैसा करें, अगर अप है तो उससे ज्यादा अप कैसा करें। तो ये सारी की सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हम अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं कि अलग अलग क्या होती हैं, और ये चीज क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक्स। तो ध्यान से देखिए इसके ऊपर करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।